जय हिंद। एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने जियोग्राफी फाउंडेशन कोर्स में मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया था, इसमें सिलेबस कौन कौन सा है, और मैंने इंडियन जियोग्राफी वहाँ पे शुरुआत कर दिया था और मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ों को कवर किया था। और मैंने इस इंडियन जियोग्राफी भारत के भूगोल को कैटेगराइज किया था यूनिट वाइज कि यूनिट वन में हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट 2 में हम क्या पढ़ेंगे। हमने इसको कई यूनिट में कैटेगराइज किया था। तो जो कल मैंने भारत का सामान्य परिचय शुरुआत किया था और उसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बताई थी, तो आगे आज हम यूनिट 1 भारत के सामान्य परिचय से ही शुरुआत करेंगे, उसके आगे की बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए समय ना गवाते हुए शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें, मैंने अपनी पिछले वीडियो में ये बताया था, जो कर्क रेखा होती है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और मैंने बताया था कर्क रेखा किसे कहते हैं। इन सब के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका था। तो आज उसी की आगे की बात करते हैं। अगर हम बात करें, जो पूरे भारत का अधिकांश क्षेत्र मानसूनी जलवायु में है। अगर कोई पूछे भारत का जलवायु किस क्षेत्र में आता है, तो भारत का अधिकांश क्षेत्र मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो कर्क रेखा है भारत के लगभग यहाँ से बीचों बीच होकर गुजरती है, जो भारत को उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में बांटती है। तो भारत का अधिकांश क्षेत्र कैसा, मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। लेकिन जो कर्क रेखा है भारत को उपोष्ण कटिबंध में बांटती है। अगर हम बात करें भारतीय भूभाग की लंबाई की, अगर हम बात करें तो ये हमारा पूरब है, ये क्या है पूरब है, और हमारे ये क्या है पश्चिम है। तो पूरब से पश्चिम यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, पूरब से पश्चिम जो टोटल लंबाई है 2933 किलोमीटर। कितना है 2933 किलोमीटर। अगर हम उत्तर से यहाँ से जम्मू कश्मीर से और कन्याकुमारी तक बात करें, तो उत्तर से दक्षिण तक जो भारत की टोटल लंबाई है वो 3214 किलोमीटर। तो पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण 3234 किलोमीटर। अगर हम भारत के आकार की बात करें, तो भारत का आकार लगभग चतुष्कोण के समान है। अगर आप यहाँ से मैप में देखो, तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यह एक चतुष्कोणीय आकार का बन जाता है। तो भारत में भूभाग की लंबाई पूरब से पश्चिम कितनी है 2933 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण कितना है 3214 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें जो हिंद महासागर और उसकी शाखाएं, क्योंकि हमारे क्या पूरा हिंद, आप मैप में देखो, ये पूरा हमारा क्या है हिंद महासागर, और उसकी शाखाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में तटीय सीमा बनाती हैं। तो जो हिंद महासागर की कौन कौन सी शाखाएं हैं, ये हमारा पूरा जो हिंद महासागर है, और इस हिंद महासागर की एक शाखा इसे हम बोलते हैं अरब सागर, और हमारे जो इस सेक्टर को बोलते हैं एक शाखा इसकी होती है बंगाल की खाड़ी। तो ये हमारा पूरा क्या कहलाता है हिंद महासागर। हिंद महासागर की दो शाखा, एक ये है अरब सागर और एक ये वाली हमारी है बंगाल की खाड़ी बे या बंगाल की खाड़ी क्षेत्र। यह जो है ये जो बंगाल की खाड़ी, तो हिंद महासागर और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी इस हमारे जो भारत के साथ तटीय सीमा क्षेत्र निर्माण करती है, मतलब समुद्र के साथ तट सीमा क्षेत्र का निर्माण करती है, तटीय सीमा बनाती है। तो
तो अगर हम बात करें जो भारत की स्थलीय सीमा, क्योंकि भारत तीनों ओर समुद्र से घिरा है और एक ओर स्थल से घिरा है, इसलिए भारत की तटीय सीमा भी है और स्थलीय सीमा भी है। तटीय सीमा क्या होती है? एक ऐसा स्थल जो समुद्र के किनारे हो, तो उसे हम बोलते हैं तटीय सीमा। अगर हम बात करें भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो यहाँ से लेके अगर हम बात करें, आप मैप ना, गुजरात से लेके राजस्थान से जम्मू कश्मीर, लद्दाख से होते हिमाचल प्रदेश और यहाँ से होते यहाँ तक की अगर हम बात करें, तो ये जो टोटल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अगर हम बात करें भारत की जो स्थलीय तटीय सीमा है, यानी समुद्र के किनारे वाली सीमा, वो गुजरात की यहाँ से लेके, अगर आप यहाँ तक देखो, आप मैप में देखना, यहाँ से यहाँ तक, इसे हम कहते हैं तटीय सीमा। इसकी लंबाई टोटल 6,100 किलोमीटर 6100 किलोमीटर है। तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। अगर हम भारत की तटीय सीमा की बात करें द्वीपों सहित, क्योंकि भारत में लक्षद्वीप है, आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे लक्षद्वीप है और यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार है। ये क्या है? अंडमान निकोबार है और ये हमारा क्या है? लक्षद्वीप है। अगर आप जो आपका ब्लैक पेन से ब्लैक है, इसे क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप। और जो रेड पेन वाला है, ये वाला, इसे हम कहते हैं अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला लें और द्वीपों सहित तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 7,515 किलोमीटर। क्योंकि इसमें से 6100 किलोमीटर आपकी जो है वो तटीय सीमा है और बाकी जो बच गई वो आपका द्वीपों की तटीय सीमा है। अगर हम बात करें भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है स्थलीय मिला के और तटीय मिला के, तो 22,716.5 किलोमीटर, जिसमें आपकी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और द्वीपों सहित तटीय सीमा 7,115 किलोमीटर है। तो यहाँ से भारत की स्थलीय सीमा, तटीय सीमा और कुल सीमा आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार कितनी लंबी भारत की सीमा है। तो अगर हम आगे बात करें, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो ये मतलब सवाल ऐसा पूछा जाता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है? तो गुजरात एक ऐसा स्टेट है, गुजरात एक ऐसा राज्य है जो तटीय सीमा सबसे लंबी बनाता है। क्योंकि अगर आप गुजरात को ध्यान से देखोगे मैप में, तो क्योंकि इसमें सर्वाधिक क्रीक है, क्रीक का मतलब इसमें टेढ़ा मेढ़ा है। आप गुजरात को यहाँ से देखो, यहाँ से उठेगा ऐसे ऐसे, मैप यहाँ से उठते हुए फिर ऐसे घूमता हुआ जाता है, तो घूमता हुआ जाता है, इसलिए इसमें सर्वाधिक क्रीक है, इसलिए गुजरात की सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा बनाता है। अगर हम बात करें भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, उसे हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में है। अगर आप मैप में देखो, ये हमारा क्या है? अंडमान निकोबार है और यहाँ पे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो मैं इसे ब्लैक पेन से, ये इंदिरा पॉइंट, ये हमारी क्या है? इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार में ही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। पहले इस इंदिरा पॉइंट का नाम पिगमिलियन पॉइंट था, लेकिन बाद में इसका नाम इंदिरा पॉइंट रखा गया। यह जो है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। क्योंकि भारत की जो स्थिति है वो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इसके नीचे जाओगे 7 डिग्री है, फिर 6 डिग्री, फिर 5 डिग्री, फिर 4 डिग्री, फिर 0 डिग्री। हम 0 डिग्री को विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा से और इंदिरा पॉइंट, ये जो इंदिरा पॉइंट है, इसे पहले पिगमिलियन पॉइंट कहते थे, उसके बीच की दूरी 876 किलोमीटर है। 2004 में हिंद महासागर में भूकंप आता है और भूकंप से उत्पन्न हुई सुनामी के कारण
इंदिरा पॉइंट का बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र में डूब गया है। जो ये इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट का एक बहुत बड़ा भूभाग समुद्र में डूब गया है, क्योंकि 2004 में हिंद महासागर में भूकंप आई थी। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु अगर हम बात करें, उत्तर में कौन सा, तो इंद्रकौल, उत्तर में इंद्रकौल, और सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यहाँ से दो चीज़, सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तर में क्या, इंदिरा कौल का पहले आता है, तो इंदिरा कौल। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कौल, इंदिरा कौल और इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। अगर हम बात करें, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, किबूथी। अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है, पूरब, इस पूरब में सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, किबूथी। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो यहाँ पे क्या है, गुहार मोती, क्या है, गुहार मोती। तो अगर हम बात करें भारत का टोटल एरिया कितना है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। कितना है, 2.43% है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पे आता है। तो पहले स्थान पे कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा, 7वां है। तो पहले स्थान पे रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत। तो रूस, कनाडा, चीन, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। भारत का स्थान कौन सा है, 7वां भौगोलिक दृष्टि से। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत का दूसरा स्थान है। अगर हम बात करें एरिया के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में भारत 7वें स्थान पे आता है, जबकि जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर आता है। और जहां भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या निवास करती है, जबकि हमारे पास कुल विश्व का सिर्फ 2.43% ज़मीन है, लेकिन हमारे पास पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। और ग्रेट चैनल, जैसे हमने यहाँ आपको बताया था कि ये जो क्या 8 डिग्री 4 मिनट है, तो इसके नीचे जैसे आप घटते जाओगे 7 डिग्री आएंगे, 6 डिग्री, फिर 5 डिग्री, फिर 4 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। और 0 डिग्री को हम विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इसी प्रकार से भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे, हमारी डिग्री का मान बढ़ते जाएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। तो यहाँ पे 8 डिग्री जो नीचे आओगे, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मालदीव मिलेगा। मालदीव और मिनिकॉय के बीच, नीचे क्या है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल, मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल आता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच हैं। तो 8 डिग्री चैनल ये बेसिकली लक्षद्वीप में है। जो आपका 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल है, ये आपके लक्षद्वीप में है। मालदीव एक अलग देश है। मालदीव के ऊपर मिनिकॉय, लक्षद्वीप जो भारत का हिस्सा है, जबकि मालदीव भारत का हिस्सा नहीं है। लेकिन मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है। जबकि आपके मिनिकॉय और कावारत्ती, क्या कावारत्ती, जो कि बोल सकते हो मिनिकॉय या कावारत्ती या फिर लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप की राजधानी ही कावारत्ती है। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री का चैनल है।
तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल स्थित है। तो 8 डिग्री 9 डिग्री आपको चैनल समझ में आया होगा कि कहाँ पे स्थित है। अगर हम अंडमान निकोबार, हमने आपको इंडिया के मैप में दिखाया था कि अंडमान निकोबार कहाँ पे है। अगर हम अंडमान निकोबार को विस्तार से थोड़ा मैप में बड़ा करके देखें तो इसका मैप ये बन जाता है। इस अंडमान निकोबार का ये जो मैप है अंडमान निकोबार का है। अगर हम इसमें बात करें, जो सबसे ऊपरी हिस्से को क्या बोलते हैं, नॉर्थ अंडमान, उसके बाद मिडिल अंडमान और फिर लोअर अंडमान, और फिर यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है या अंडमान निकोबार की क्या है, राजधानी है। तो एक ऊपरी देखो, ऊपरी भाग को हम अंडमान बोलते हैं। अगर हम बात करें मैप में तो इस पूरे हिस्से को हम क्या बोलते हैं, अंडमान बोलते हैं, और इस पूरे हिस्से को हम निकोबार कहते हैं, और दोनों को मिला के हम अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में ऊपरी हिस्से को अंडमान और दक्षिण हिस्से को निकोबार कहते हैं। और अगर हम बात करें अंडमान जो हमारा है, अंडमान के 3 हिस्से हैं और निकोबार में भी कई सारे महाद्वीप बने हुए हैं। तो इस अंडमान में एक हमारा क्या है, नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडिल अंडमान है और लोअर अंडमान है। फिर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। एक कई बार पूछा गया है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, किस महाद्वीप पे है, तो वो लिटिल लोअर अंडमान पे स्थित है। उसके नीचे क्या है, लिटिल अंडमान। तो अंडमान जो है, सॉरी निकोबार नहीं, अंडमान, जो अंडमान है, अंडमान में 4 द्वीप है। पहला क्या है, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान। उसके बाद क्या है, निकोबार है। निकोबार में क्या है, कार निकोबार है। उसके नीचे कई सारे महाद्वीप आते हैं। तो ये जो 10 डिग्री चैनल है ना, आप मैप में देखो, ये जो 10 डिग्री चैनल है, ये वाला, ये जो 10 डिग्री चैनल है, ये किसके किसके बीच है, ये हमारा लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। अगर हम बात करें इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य एक चैनल आता है जिसे हम कहते हैं ग्रेट चैनल। मैंने आपको इंडिया के मैप में दिखाया था। ये हमारा क्या, इंदिरा पॉइंट है। इस इंदिरा पॉइंट के जस्ट यहाँ नीचे कहीं आपको मिल जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट के बीच में ग्रेट चैनल है। तो जो ये चैनल से सवाल पूछते हैं, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में पाया जाता है, या फिर 10 डिग्री चैनल किसके मध्य में पाया जाता है, या फिर ग्रेट चैनल किसके किसके बीच में पाया जाता है। तो 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप में पाया जाता है, जबकि 10 डिग्री चैनल आपके अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, जबकि ग्रेट चैनल जो कि अंडमान निकोबार में ही है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य को हम ग्रेट चैनल कहते हैं। और अगर हम आगे बात करें तो हमारा भारत इकलौता एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पे महासागर का नाम पड़ा, क्योंकि हिंद महासागर का नाम भारत के ही नाम पे पड़ा है। भारत पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पे महासागर का नाम पड़ा है। अगर हम आगे बात करें, यहाँ पे कई बार आता है कि प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब ये क्या चीज़ है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई भी देश होता है जिसकी सीमा समुद्र से सटी होती है तो उसे समुद्र तट बोलते हैं। तो अब सवाल ये होता है कि आखिरकार उस समुद्र से सटे हुए हिस्से में किसी भी देश का उस समुद्र पे कहाँ तक और कितना कब्जा हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें, कोई भी समुद्र तटीय देश है तो ये उसका एक स्थल होगा, और जब स्थल होता है कुछ ना, उसका जो किनारा होता है वो कटा फिटा होता है। और जब ये क्या है, स्थल है, ये क्या है, एक स्थल है, और इसके बाद पूरा इधर पूरा समुद्र का पानी भरा हुआ है। अब सवाल ये है, उस स्थल से कितनी दूरी तक उस देश का
समुद्र पे कब्जा होगा। तो क्योंकि समुद्र का किनारा हमेशा कटा फिटा होता है, तो हम यहाँ से एक बेस लाइन गुजारते हैं 0 डिग्री को। यहाँ से हम एक लाइन गुजारते हैं 0 डिग्री, और जिसे हम क्या बोलते हैं, बेस लाइन। और फिर इसे हम बेस लाइन या आधार रेखा कहते हैं। इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की डिस्टेंस को हम बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा। जो ये आधार रेखा होती है, इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील को हम बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा। और इस आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील के डिस्टेंस को या फिर दूरी को हम बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। क्या कहते हैं, संलग्न क्षेत्र। और इस आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो अगर हम बात करें प्रादेशिक जल सीमा क्या होती है, संलग्न क्षेत्र क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्षेत्र कहाँ तक होता है। तो जो स्थल होता है, स्थल के बाद को, क्योंकि स्थल हमेशा कटा फिटा होता है, तो हम इसको शुद्ध रूप से नापने के लिए एक बेस लाइन, एक आधार रेखा मान लेते हैं। उस कटे फिटे से कुछ दूरी हिस्से पे उस आधार लाइन से 12 नॉटिकल मील के क्षेत्र को हम बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा, और उस आधार रेखा से कल मील को हम बोलते हैं संलग्न क्षेत्र, और उस आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील के क्षेत्र को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये होते क्या हैं, इनका यूज क्या होता है। तो जो ये प्रादेशिक जल सीमा होते हैं, समुद्र तट कह लो या फिर आधार रेखा कह लो, 12 समुद्री मील कह लो या फिर 12 नॉटिकल मील के क्षेत्र को हम प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। इस पे जो यहाँ तक पूरा क्षेत्र होता है समुद्र के किनारे 12 नॉटिकल मील तक, इस पे जिस देश के किनारे वह समुद्र स्थित है, उस देश का उस समुद्र पे 12 नॉटिकल मील तक पूरा अधिकार होता है। तो वहाँ के जितने भी खनिज होते हैं उसका दोहन वह देश करेगा, और उस 12 नॉटिकल मील तक अस्थायी रूप से नौसेना अपने रखने की शक्ति उसके पास होती है, और वहाँ पे कोई भी प्रयोग कर सकता है, साइंटिफिक रिसर्च करता है, या फिर जैसे भारत है वहाँ से अपना स्पेस जो सैटेलाइट है लॉन्च कर सकता है, और वहाँ पे सैन्य अभ्यास भी कर सकता है। तो अपने प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक जो पूरा क्षेत्र आता है वह उसी देश का हो जाता है। वह देश वहाँ पे वहाँ के सभी खनिज का दोहन यानी खनिज वहाँ से प्राप्त कर सकता है, वहाँ पे अपनी अस्थायी रूप से परमानेंट रूप से नौसेना रख सकता है, वहाँ पे सैन्य अभ्यास भी कर सकता है, और वहाँ पे प्रयोग भी कर सकता है। अब जो संलग्न क्षेत्र होता है वह क्या होता है, आधार रेखा से 24 समुद्री मील। तो संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से 24 समुद्री मील की डिस्टेंस को कहते हैं। इस पूरे एरिया में हम क्या कर सकते हैं, इस सीमा के अंतर्गत संबंधित देश जिस देश के अंदर यह क्षेत्र आता है, तो वह वहाँ पे सीमा शुल्क, अगर कोई भी नौयान या कोई भी जहाज उस क्षेत्र से जा रही है तो उस पर टैक्स लेने का अधिकार या राजस्व वसूलने का अधिकार उस देश का होगा। तो वहाँ से सीमा शुल्क लगा सकती है और राजस्व टैक्स वसूल सकती है, और सामरिक सुरक्षा संबंधी पूर्ण अधिकार उसी देश का होता है। तो 24 समुद्री मील तक यहाँ पे ये चीज़ें अधिकार उसी देश का होता है। तो संलग्न क्षेत्र क्या होता है, आधार रेखा से 24 समुद्री मील, वहाँ पे वह देश सीमा शुल्क लगा सकता है, राजस्व वसूल सकता है, और साथ ही साथ सामरिक सुरक्षा संबंधी पूर्ण अधिकार उसी देश का होता है। अब फिर ये क्या है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब ये क्या है, आधार रेखा से 200 समुद्री मील की डिस्टेंस को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है, पहले रहेगा एक्सक्लूसिव फिर इकोनॉमिक फिर जोन।
अगर हम बात करें इसके अंतर्गत सागर की तली, जो सागर की धरातल है उस पर निक्षेपित पदार्थ, वहाँ पे जितने भी पदार्थ होंगे और वहाँ पे जितने भी खनिज संपदा होगी या फिर वहाँ पे समुद्र में कई सारे जीव भी पाए जाते हैं, तो सागरी जीवों के सर्वेक्षण और उनका संरक्षण और प्रबंधन के लिए उस देश को पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। तो आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक जो क्षेत्र आएगा वह देश वहाँ के सागरी जीवों का सर्वेक्षण कर सकता है, उसका संरक्षण या सुरक्षा कर सकता है और प्रबंधन के लिए उसी देश को पूरा अधिकार प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्षेत्र समझ में आया होगा कि आखिरकार क्या क्या होता है और यहाँ पे उस देश की कितनी शक्ति होती है, वहाँ पे कौन कौन से वह देश काम कर सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें जो भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। भारत की जलवायु मानसूनी है। अगर हम बात करें भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% हिस्सों में है। जो भारत का पूरा भूभाग है उस पूरे भूभाग में 10.7% हिस्से पे पर्वतीय क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% क्षेत्र पे है, जबकि पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% क्षेत्र पे है, जबकि मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43% भूभाग पे है। अगर हम आगे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य, ऐसे कितने राज्य हैं या ऐसे कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ऐसे हमारे टोटल 17 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब किसी दूसरे देश के साथ वो अपनी सीमा साझा करते हैं। तो 17 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य हैं। अगर हम बात करें हमारे भारत में तेल शोधनालयों की संख्या कितनी है? टोटल 22 है, जहाँ से हम तेल को, कच्चे ऑयल को प्राप्त करते हैं, नहीं शोधन करते हैं, संशोधन करते हैं। तो तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? 22 है। हमारे भारत देश में बड़े बंदरगाह, हम छोटे बंदरगाह की बात नहीं कर रहे हैं, छोटे बंदरगाह तो कई सारे हैं, लेकिन बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? टोटल 13 है। हमारे भारत देश में बड़े बंदरगाहों की संख्या टोटल कितनी है? 13 है। अगर हम आगे बात करें तो भारत देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, जबकि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, जबकि राष्ट्रीय पक्षी मोर है और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प की बात करें, फूल की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। क्या है? अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। जो भारत के राष्ट्रीय गीत है उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। जो भारत में राष्ट्रीय चीज़ें होती हैं, जो धरोहर हैं, तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जबकि भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। अगर एक बार हम फिर से रिवीजन कर दें तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रीय नदी गंगा है, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। तो अगर हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अगर अब हम बात करें भारत के पड़ोसी देश या भारत के निकटतम 7 पड़ोसी देश हैं
और वो क्या क्या होते हैं आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो कि बचपन में एमबीए किया। बी से क्या, बा से क्या है बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, यम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफ़गानिस्तान। आप इस मैप में देख सकते हो भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो ये पहला क्या है अफ़गानिस्तान, दूसरा क्या है पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान, ये क्या है चीन नेपाल। तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान चीन नेपाल, और ये क्या है भूटान, और ये क्या है बांग्लादेश। तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान चीन नेपाल भूटान बांग्लादेश, और ये क्या है म्यांमार। तो ये भारत के 7 पड़ोसी देश आते हैं जो स्थल के साथ सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान चीन नेपाल भूटान बांग्लादेश म्यांमार। अब यहाँ से सवाल कई बार ये पूछा जाता है कि आखिरकार ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो 7 पड़ोसी देश हैं भारत के किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगर आपको इंडिया का मैप अच्छे से याद है तो आप सवाल को बना सकते हो। आपको रट्टा मारने की या फिर याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ के देख सकते हो। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान सीमा साझा करता है पहला गुजरात से, फिर राजस्थान से, फिर पंजाब से, और फिर जम्मू कश्मीर से, और फिर आपके लद्दाख से। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन अब पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन अब दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। जम्मू कश्मीर अलग है और लद्दाख अलग है। तो पाकिस्तान अगर हम बात करें 1 2 3 4 4 राज्यों के साथ और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है। अगर वहीं हम बात करें अफ़गानिस्तान की, अफ़गानिस्तान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ध्यान से देखो तो सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। जहाँ पाकिस्तान 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है, वहीं अफ़गानिस्तान सिर्फ और सिर्फ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अगर हम वहीं चीन की बात करें, चाइना, तो चाइना पहले करता है लद्दाख के साथ, फिर हिमाचल प्रदेश के साथ, फिर देहरा उत्तराखंड के साथ। अगर आप यहाँ पे आ जाओ फिर सिक्किम के साथ, और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो 1 2 3 4 5, तो चीन भी 5 राज्यों के साथ, या हम कह सकते हैं 4 राज्यों के साथ और 1 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है। आप मैप, अगर आप भारत को याद है कि भारत के 28 राज्य कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं अगर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर हम चीन के अलावा अगर हम बात करते हैं नेपाल, नेपाल किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये क्या है पूरा नेपाल है, ये पूरा नेपाल का हिस्सा है। अगर हम नेपाल की बात करें, नेपाल पहला सीमा साझा करता है उत्तराखंड के साथ, दूसरा उत्तर प्रदेश के साथ, तीसरा बिहार के साथ, और चौथा पश्चिम बंगाल के साथ, और 5वां सिक्किम के साथ। तो नेपाल भी 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। क्या क्या है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगर आपको नेपाल समझ में आ गया होगा कि नेपाल किन किन भारत के राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो अगर हम आगे बात करें भूटान, भूटान किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो अगर आप ध्यान से देखो मैप में तो भूटान का इतना हिस्सा है। तो भूटान किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो भूटान पहला करेगा सिक्किम के साथ, ऊपर है क्या सिक्किम के साथ, और नीचे ये क्या है पश्चिम बंगाल के साथ, और फिर असम के साथ, और फिर अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो भूटान 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन हो जाएंगे? आपका पहला सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद आपका असम हो जाएगा, और असम के बाद अरुणाचल प्रदेश।
और उसके बाद अगर हम बात करें हमारा जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश किसके साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। क्योंकि बांग्लादेश का जो आकार है वो कुछ इस तरीके से सर्कल के रूप में है, घूमा हुआ है, इसलिए सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला अंतर्राष्ट्रीय देश वो बांग्लादेश है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश सीमा साझा करेगा पहले पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल के बाद मेघालय के साथ, और मेघालय के बाद असम के साथ, और असम के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के साथ साथ मिजोरम के साथ। तो बांग्लादेश भी 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अगर हम आगे बात करें, यहाँ हम देख सकते हैं इस रूप में आपको सारी चीज़ें लिखित फॉर्म में अवेलेबल हैं। ये इधर क्या है, देश है, और इधर क्या है, लंबाई है, और क्या सीमा संबंधित राज्य। जो बांग्लादेश है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जो लगभग 96.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। किस किस राज्यों के साथ? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। जबकि चाइना जो है वो दूसरे स्थान पे आता है भारत के साथ सीमा साझा करने की लंबाई के मामले में। वो कितना करता है? 3488 किलोमीटर, जो कि वो जम्मू कश्मीर में किसके साथ, वहाँ पहले राज्य था अब लद्दाख के साथ, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। जबकि पाकिस्तान जो है वो भी 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है, किसके साथ? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इसके साथ साथ लद्दाख के साथ भी वो सीमा साझा करता है। जबकि नेपाल की बात करें, वो 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के किन किन राज्यों के साथ? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड के साथ। जबकि म्यांमार की बात करें, वो 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के किन किन राज्यों के साथ? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। जबकि अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, और भारत के किन किन राज्यों के साथ? तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों के साथ। अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। कौन सी? लद्दाख। लद्दाख का कौन सा हिस्सा? वो भी पाक अधिकृत कश्मीर, जो इस समय जिसे हम पीओके बोलते हैं, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो उम्मीद करते हैं जो यूनिट 1 थी भारत के सामान्य परिचय, जो हर व्यक्ति को आना चाहिए भारत के बारे में, अगर जियोग्राफी की दृष्टि से देखा जाए कि इसमें क्या क्या आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप अपने तैयारी को और बेहतर कर सकें। तो अगले क्लास में हमारी जो सेकंड यूनिट थी वो क्या थी? भारत की भूगर्भिक संरचना। तो मेरी सेकंड यूनिट भूगर्भिक संरचना से शुरुआत होगी, और आपका जो यूनिट 1 है भारत का सामान्य परिचय आज यहीं पे समाप्त होता है।